नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल भूगोल मंदिर में। मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूं एक बार फिर भूगोल विषय को लेकर। मित्रों, भूगोल में हमने भारत का सामान्य परिचय प्रारंभ किया था। इस बार समय काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं बाहर चला गया था कहीं घूमने, तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहले हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा, सामान्य परिचय को हमने पूरा समझा। उसके बाद हमने श्रृंखला प्रारंभ की कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनके भारत के किस प्रकार के विवाद हैं या भारत के संबंध कैसे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भारत पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ भारत व चीन के बारे में अध्ययन करेंगे। चीन और भारत दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, आज एशिया की दो महाशक्तियाँ हैं वर्तमान में। देखिए, चीन के साथ हमने सीमा तो पढ़ ली थी कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है भारत की वो लगभग 3488 किलोमीटर की है। अब ये कहाँ पर है देखिए, मैप बना देता हूं पहले मैं। ये भारत का मैंने ऊपरी मानचित्र बनाया है केवल। यहां पर चीन इस तरफ है, इस तरफ यहां पर ये भारत है, बीच में यहां पर नेपाल है और यहां पर भूटान है। तो चीन को जो स्पर्श करता है भारत, कितना स्पर्श करता है? 3488 किलोमीटर। अब कौन कौन से राज्य जो स्पर्श कर रहे हैं वहाँ हमने पढ़ लिया था। एक हमने ये देखा था कि लद्दाख पूरा जो है, ये पूरा रीजन लद्दाख का है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख का रीजन चीन को स्पर्श करता है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ये चीन को स्पर्श कर रहा है इधर, और यहाँ पर उत्तराखंड भी चीन को स्पर्श कर रहा है। फिर बीच में नेपाल आ गया, यहाँ भारतीय राज्य इस जगह, ये वाला सिक्किम, ये चीन को स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है चीन को स्पर्श करता है। तो कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं चीन को। ये बात आपको समझ में आ गई थी सामान्य परिचय में, ये हमने पढ़ लिया था वहाँ पर। अब देखते हैं, हम बात करते हैं 1947 से, जब भारत स्वतंत्र हुआ। भारत और एक तरफ चीन। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में और भारत ने उदारवाद आदि लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई। भारत ने जो व्यवस्था अपनाई हमारे यहाँ शासन की, वो उदारवादी लोकतंत्र एक व्यवस्था अपनाई भारत ने। जबकि चीन 1949 में यहाँ पर साम्यवादी शासन आया। पहले वहाँ पर अलग अलग प्रकार के शासन रहे, यहाँ पर 1949 में इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था अपनाई। इसमें क्या होता है कि भारतीय लोकतंत्र में तो क्या होता है, एक चुनाव प्रणाली होती है, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती है, अलग अलग प्रत्याशी हम तय करते हैं। चीन में क्या होता है, एक ही पार्टी है और उसी में ही चुनाव होते हैं। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की, उसी में चुनाव होते हैं। तो वहाँ पे लोकतंत्र वाली वो बात नहीं है जो भारत में है। भारत जिस प्रकार का सफल लोकतंत्र है उस तरह का चीन में नहीं है। तो चीन ने ये व्यवस्था अपनाई। अब भारत और चीन चूंकि पड़ोसी देश है, इनके बीच ये जो अलग अलग राज्य हैं, ये सारे राज्य पहाड़ी राज्य हैं। इन पहाड़ी राज्यों में कोई स्थायी सीमा नहीं थी या स्थिर सीमा नहीं थी बनी हुई कि चीन या भारत के मध्य कोई स्थिर सीमा हो या किसी ने खींची हो इस प्रकार की। हालांकि प्रयास किया गया था एक बार, मैकमोहन ने 1913-14 के आसपास बनाई थी एक रेखा, जो इस तरफ पूर्वी तरफ बनाई थी, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है, परंतु फिर भी इस तरफ कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। अब भारत और चीन ने अपने अपने संबंध बढ़ाना प्रारंभ किए यहाँ से। तो भारत और चीन ने
सबसे पहले 1954 में एक पंचशील समझौता अपनाया। इस पंचशील समझौते के अनुसार इन्होंने ये तय किया, भारत और चीन ने, कि भाई हम एक दूसरे की संप्रभुता का आनंद नहीं करेंगे। एक संप्रभुता की जो है, हम एक दूसरे की संप्रभुता को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, और एक दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका भी सम्मान करेंगे, और एक दूसरे की जो आंतरिक मामले उनमें दखल नहीं देंगे। ऐसे 5 अलग अलग तरह की बातें थी पंचशील समझौते में। मतलब जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो की गई। परंतु चीन और भारत के बीच एक क्षेत्र है, ये यहां पर, ये क्षेत्र है तिब्बत। इस तिब्बत क्षेत्र में चीन ने इस तिब्बत क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना प्रारंभ किया। यहां पर उसने विस्तार करना चाहा अपने देश का। तो इससे क्या हुआ कि तिब्बत के जो बौद्ध लोग हैं वो, और उनके जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो आ गए भारत। और भारत आकर उन्होंने भारत की शरण ले ली और भारत में ये रहने लग गए। इस बात से चीन हमसे नाराज हुआ। चीन ने तिब्बत पे कब्जा भी किया। बाद में भारत ने हालांकि तिब्बत का जो प्रभुत्व है वो स्वीकार भी कर लिया। 1959 आते आते भारत ने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है, तिब्बत जो है वो चीन का ही भाग है। प्रभुत्व को, चीन के प्रभुत्व को तिब्बत पर स्वीकार कर लिया। किसने? भारत ने। यानी हमने स्वीकार कर लिया भाई ठीक है, तिब्बत उसका भाग है। लेकिन तिब्बत के जो दलाई लामा यहाँ आए धर्मगुरु, उससे चीन हमसे चिढ़ गया और चीन ने हम पर 1962 में, कब, युद्ध थोप दिया। जबरदस्ती का युद्ध हम पे थोप दिया। उस समय हमारी सेना इतनी शक्तिशाली तो नहीं थी जितनी आज है, फिर भी हमारी सेना ने डट के मुकाबला किया और चीन ने इस लद्दाख क्षेत्र में, जो उस समय जम्मू कश्मीर कहलाता था, यहाँ के काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। कुछ भाग पर वो यहाँ कब्जा करना चाहता था, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में। यहाँ उसने एक विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे उसने अरुणाचल क्षेत्र में विवाद खड़ा कर दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि चीन ने काफ़ी सारी भूमि भारत की कब्जे में लेने की कोशिश की और कब्जे में ले भी ली। अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन इन क्षेत्रों में घुस गया और वो एक रणनीति अपनाता है इसके लिए, जिसे हम कहते हैं सलामी रणनीति। इसके लिए वो क्या करता है कि इस सलामी रणनीति के तहत वो धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और पहले वहाँ पर कब्जा करके रहने लग जाते हैं उसके सैनिक वगैरह। फिर धीरे धीरे वो और आगे बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है जब वो पूरे क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में ले लेता है। और चीन का केवल भारत के साथ ही नहीं, अलग अलग जो इसके पड़ोसी देश हैं एशिया में, उन सब के साथ इसका विवाद है। तो आशा करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब चीन और भारत के बीच जो विवाद है वो उसे हम यहां पर हम 3 भागों में देखेंगे। कौन कौन से भाग है आप पहले इसका एक बार शॉट ले सकते हैं। ये भारत है और ये चीन। अब 3 जो प्रमुख क्षेत्र है जहां हमारे विवाद खड़े हुए, वो क्षेत्र है एक इस तरफ, यहां पर ये जो क्षेत्र है इस पर चीन ने कब्जा किया, जो कि वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है, जिसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं। अक्साई चीन भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। एक हिमाचल और उत्तराखंड के पास में इस तरफ, जहाँ उत्तराखंड में दर्रे थागा माना, यहाँ पर इस क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की चीन ने। और एक इस तरफ अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया, जिसे पहले नेफा भी कहा जाता है। तो 3 क्षेत्र हो गए, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र है जहां पर चीन ने भूमि पर कब्जा किया है, अलग अलग विवाद हमारे साथ खड़े किए। 1962 के युद्ध में
सबसे पहले चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया अलग अलग भूभाग में। यहाँ पर काफ़ी युद्ध हुआ और चीन ने लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर जो भूमि हमारी इस पर इसने कब्जा कर लिया। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है ये पहले से ही ये वाला ये पाकिस्तान द्वारा अधिकृत है। हमने पढ़ा था पाकिस्तान के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके बीच में यहाँ पर जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र सियाचिन क्षेत्र। इस सियाचिन क्षेत्र में से भी कुछ भाग इसने चीन को तोहफे में दे दिया कि भाई तू रख ले आराम से, तेरा भाग है ये। तो यहाँ पर चीन की सेना आ गई। हालांकि हमने पढ़ा था कि हमने मेघदूत ऑपरेशन चलाया और भारतीय सेनाओं ने यह क्षेत्र वापस अपने कब्जे में लिया, ये वाला यहाँ पर सियाचिन में। तो ये यहाँ पर जो है अब भारत की सेनाएं खड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा टेलीविज़न में भी, यहाँ बहुत बड़े भूभाग में भारत की सेनाएं खड़ी हुई हैं और बहुत ही बर्फीले, बहुत ही ऊंचाई क्षेत्र पर है ये। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहलाता है सियाचिन। इस भूभाग को भारत ने अपने कब्जे में ले रखा है ताकि भारत इधर से पाकिस्तान और इधर चीन दोनों पर नज़र बनाए रख सके। तो ये वर्तमान में स्थिति है। ठीक इसी प्रकार चीन ने अलग अलग यहाँ उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो सीमाएं हैं उस पर, और उत्तराखंड के कुछ दर्रे हैं जैसे लिपुलेख दर्रा, थागा, माना, नीति दर्रा, इन दर्रों पे भी अपना कब्जा करना शुरू किया और यहाँ के लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भी कब्जा करने का प्रयास किया इसने और इसकी सेना यहाँ तक आ पहुँची। तीसरा क्षेत्र जो था वो ये था, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और इसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। इसके भी काफ़ी बड़े भूभाग में, या इसके भी लगभग 94,700 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर इसने कब्जा किया और चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा भूभाग है। यहाँ के रहने वालों को वो अलग से वीज़ा भी जारी करता है। एक बार तो उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी यहाँ जाने के लिए मना कर दिया था। हालांकि जब से दूसरी गवर्नमेंट आई, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी विकास किया और आराम से नरेंद्र मोदी जी सीना चौड़ा करके यहाँ आराम से जाते हैं और चीन की हिम्मत नहीं है आज वो कुछ कह सके। आज वर्तमान में इस क्षेत्र का काफ़ी विकास किया है सरकार ने, काफ़ी रोड बनाए हैं, रेलवे के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। यही सिक्किम से लेकर जो पूरा क्षेत्र है यहाँ तक, इसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ की सीमा को हेनरी मैकमोहन थे अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने ये सीमा का निर्धारण किया था, तो इसलिए इसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन सीमा या मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। तो इस तरह उसने अलग अलग क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में भारत के साथ अलग अलग जगह पर कब्जा किया। अब 1983 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के बीच ये था कि दोनों देश सीमा पर संयम बनाए रखेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता का हनन नहीं करेंगे। परंतु चीन का स्वभाव आप जानते हैं कि चीन अपनी हरकतों से बाज तो आने वाला नहीं है। तो चीन आज भी इस क्षेत्र में और इन क्षेत्रों में अलग अलग झड़पें हमारे साथ करता है। हमारे सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कौन कौन से समझौते चीन ने किए वो भी हम देख लेते हैं हमारे साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो कौन कौन से समझौते किए चीन ने हमारे साथ, अभी मैंने बताया आपको। एक समझौता हमने 1983 में किया कि संयम बनाए रखेंगे, उस पर कितना कायम है चीन आपको पता ही है। अब 1996 में भी एक समझौता हुआ कि दोनों देश एक दूसरे पर विश्वास स्थापित करेंगे, विश्वास बनाएंगे और सीमा पर गोली बिल्कुल नहीं चलाएंगे, मतलब संयम इतना रखेंगे कि गोली सीमा रेखा पर
न चले। ठीक है साहब, गोली आज तक ज़्यादा तो चली नहीं है वैसे अभी भी। 2005 में एक प्रोटोकॉल जो है इसने हमसे किया कि भाई इसके लिए हम एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं कि हम किस तरह से सीमा जो विवाद है इनको सुलझाएंगे। इसके लिए 2005 में चीन ने ये कहा कि भाई हम जो वार्तालाप चालू करेंगे, एक दूसरे से बातचीत चालू करेंगे सीमा विवाद पर। एक अधिकारी चीन ने नियुक्त करेगा, एक अधिकारी भारत नियुक्त करेगा और आपस में बैठकर ये बातचीत या वार्तालाप चालू करेंगे। 2013 में मनमोहन जो सरकार थी उन्होंने चीन के साथ BDCA एक समझौता किया, बॉर्डर डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, यानी सीमा प्रतिरक्षा सहयोग समझौता। इसमें इन्होंने कहा कि एक तो बातचीत को लगातार करना, रेगुलर स्तर पर एक समय के अंतराल के पर हम बातचीत करना प्रारंभ करेंगे, गश्त करते रहेंगे सीमा पर ताकि एक दूसरे पर हम नज़र भी रख सकें और गश्त के कुछ नियम बनाएंगे, उनका हम पालन कर सकें कि कहाँ तक हमें जाना है और कहाँ तक नहीं। ये समझौता मनमोहन सरकार ने किया। उसके बाद भी हालांकि चीन ने हमेशा हमसे धोखा ही किया है। आप देखिए कि 2017 में चीन के साथ हमारा डोकलाम विवाद हुआ। ये डोकलाम कहाँ पर है? देखिए, ये जो सिक्किम है और ये जो भूटान है, इसके बीच में यहाँ पर इस जगह दोनों के मध्य एक क्षेत्र है चुम्बी घाटी। इसी के आगे ये डोकलाम क्षेत्र है जहाँ पर चीनी सेनाओं ने घुसने का प्रयास किया और हमारी सेना ने उनको खदेड़ दिया। काफ़ी लंबा संघर्ष चला ये 2-3 महीने, मतलब वो खड़े रहे और हमारी सेना उनको वापस भेजने के लिए प्रयास करती रही। हालांकि 2-3 महीने बाद वो चली गई, वहाँ से लौट गई चीनी सेना। फिर इसके बाद अभी हाल ही में आप देखिए 2020 में गलवान घाटी। गलवान घाटी कहाँ है? ये जो लद्दाख क्षेत्र है यहाँ पर एक घाटी है गलवान घाटी। इस गलवान घाटी में हमारे सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प बहुत ज़्यादा होगी, डंडों से मारपीट होगी, क्योंकि गोली तो नहीं चलाएंगे हम, गोली चलाने का समझौता तो हो रखा है, तो डंडों से लड़ गए और हमने चीन के, हमारे तो लगभग 20 सैनिक इसमें मारे गए, शहीद हो गए, और चीन के भी कहते हैं कि लगभग 40 से 45 सैनिक इसमें मारे गए। हालांकि कई मीडिया ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि चीन के लगभग 100 सैनिक इसमें मारे गए। हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर सेना का हौसला बढ़ाने गए थे। तो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो बार बार हमसे सीमा विवाद खड़ा करता है अपने देश के लोगों को बताने के लिए या उनका ध्यान भटकाने के लिए। अभी चीन ने वापस ये कहा है कि भाई हम भारत के साथ जो है युद्ध नहीं चाहते और भारत के साथ हम संबंध सुधारना चाहते हैं। ये उसने क्यों कहा? क्योंकि चीन के 2020 की घटना के बाद, गलवान घाटी में जो घटना हुई, उसके बाद भारत सरकार ने चीन के 100 से भी ज़्यादा मोबाइल ऐप बैन कर दिए। चीन के भी काफ़ी व्यापार को, जो कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में चीन ने जो कब्जा जमाया हुआ है, उस पर भी काफ़ी चोट की हमारी सरकार ने और चीन को मुँह की खानी पड़ी है। आज चीन जो है तरस रहा है व्यापार के लिए। 2020 में आई जो कोरोना जो महामारी आई, कोविड-19 के नाम से कोरोना महामारी जिसे कहा गया, उसके बाद चीन की विश्वसनीयता विश्व में बहुत कम हुई है और भारत की विश्वसनीयता विश्व में ज़्यादा बढ़ी है। इस कारण चीन के जो व्यापारी प्रतिष्ठान है वो भी उठकर कहाँ आ रहे हैं? अब भारत आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से चीन हमसे चिढ़ा तो हुआ है, लेकिन वो समझ गया है कि भारत के साथ हमें संबंध सुधारने में भी हमारा भला है। आगे देखते हैं वो किसी प्रकार का कोई विवाद न खड़ा करे, इस तरह की हम कामना करते हैं। आप बताइएगा हमारा वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अब बात करते हैं हम भारत और भूटान के बारे में। देखिए, भारत और भूटान जो है दोनों ही सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से तो जुड़े ही हैं और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, भारत और भूटान में जो सांस्कृतिक विशेषता है वो देखिए कि भारत में जो है बौद्ध धर्म का जन्म स्थली जो है वो भारत है। आप सभी को पता होगा कि भारत 4 प्रमुख धर्मों की जन्म स्थली है।
हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म, धर्म तो कह रहे एक ही होता है, बाकी तो सब मजहब है, लेकिन यदि हम बात करें हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की, अगर हिंदू को भी एक धर्म मान लिया जाए तो एक हो गया हिंदू धर्म, एक हो गया जैन धर्म, एक हो गया बौद्ध धर्म और एक हो गया सिख धर्म। ये 4 धर्मों की जन्मस्थली जो है वो भारत है। तो भारत में बौद्ध धर्म की भी जन्मस्थली है और भूटान में भी जो अधिकांश लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो सांस्कृतिक जुड़ाव हमारा भूटान से हमेशा से रहा है। आप मैप देख रहे हैं, मैप में ये भारत का हिस्सा है सिक्किम और ये जो है ये भूटान है, ये वाला भाग, ये भूटान देश है। इधर सिक्किम है, नीचे आसाम, पश्चिम बंगाल है और इधर अरुणाचल है। हमने पढ़ा था जब हमने सीमा रेखा पढ़ी थी कि भूटान से हमारी लगभग 699 किलोमीटर की सीमा है भारत की। और भारत के जो 4 राज्य वो स्पर्श करते हैं भूटान को। कौन कौन से? सिक्किम, इस तरफ ये सिक्किम कर रहा है, फिर सिक्किम के बाद यहाँ थोड़ा सा पश्चिम बंगाल करता है। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, ये वाला बांग्लादेश है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल थोड़ा सा स्पर्श करता है इसको, पश्चिम बंगाल, और इस तरफ आसाम स्पर्श करता है इसको, और ये वाला पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश इसको स्पर्श करता है। ठीक है। अब भारत और भूटान के जो संबंध है वो प्राचीन समय से रहे, मतलब अंग्रेजों के समय से ही। अंग्रेजों के समय ही 1865 में सांचूला में एक संधि हुई, अंग्रेजों के बीच और भूटान के बीच एक संधि हुई। और इस संधि में 2 बातें महत्वपूर्ण थी कि आंतरिक मामलों में जो है भूटान स्वयं अपने निर्णय लेगा, जबकि जो बाह्य मामले हैं उस समय ये काम जो है भारत की सरकार इसके काम देख लेगी। तो आंतरिक मामलों में तो इसे स्वायत्ता दी गई भूटान को कि भाई आप अपने मामले देखिए, हम कोई दखल नहीं देंगे, बाह्य मामले आपके हम देख लेंगे, यानी विदेशों से संबंधित जो भी हो। फिर इसी संधि की पुनरावृत्ति हुई 1910 में, पुनः यही संधि को दोबारा दोहराया गया 1910 में कि आपके जो आंतरिक मामले आप संभालिए, बाह्य मामले हम संभाल लेंगे, आपके विदेश से संबंधित जो भी मामले हैं। ये 1910 में ये पुनः ऐसा कहा गया। अब 1949 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भूटान और भारत में एक मित्रता संधि हुई और इस मित्रता संधि में दोनों के रिश्ते आगे बढ़े। जो सीमा विवाद थे उनको सुलझाने का भी इन्होंने प्रण लिया कि भाई हम सुलझाएंगे, जो भी छोटे मोटे विवाद होंगे उनको धीरे धीरे सुलझा लिया जाएगा। इस तरह से भूटान जो है हमारा पक्का परम मित्र बन गया। कब से? 1949 के बाद से हमें कोई ज़्यादा दिक्कत अभी तक आई नहीं है। 1949 की मित्रता संधि के बाद ही भारत और भूटान बिल्कुल परम मित्र की तरह रह रहे हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। भारत की जो सेना है वो इस भूटान सीमा पर खड़ी हुई है, तिब्बत और भूटान के बीच में, यहाँ ऊपर की ओर। तभी से इस मित्रता संधि के बाद भारत ने कहा कि भाई जो आपकी प्रभु सत्ता है इसकी रक्षा कौन करेगा? भारत। आपकी प्रभु सत्ता की रक्षा भारत करेगा। हम एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे और आपकी प्रभु सत्ता की जो रक्षा है वो हम करेंगे। तो भारत ने रक्षा की जिम्मेदारी ले ली, किसकी? भूटान की। आंतरिक मामलों में हमने इसके कोई दखल नहीं दिया भूटान देश के। ठीक है। अब यह भी कहा गया इस संधि में कि भाई जो आपके विदेशी मामले हैं, विदेशी मामले या जो विदेश नीति है
तो भूटान ने कहा जो विदेश नीति है इसमें हम भारत से परामर्श लेंगे और भारत की विदेश नीति का ही लगभग हम अनुसरण करेंगे और हमारी विदेश नीति लगभग भारत की जैसी ही चलेगी। फिर उसके बाद 1958 में भारत ने फिर ये कहा कि भूटान पर हमला किसी भी देश के द्वारा भारत पर हमला होगा, भूटान पर हमला भारत पर हमला माना जाएगा। ये बात कब कही? 1998 में भारत सरकार ने कही कि कोई भी देश, जैसे कि चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण तिब्बत को कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था उसी समय, तो भारत को कहना पड़ा कि भूटान पर यदि हमला हुआ तो वो भारत पर हमला माना जाएगा। स्पष्ट रूप से ये कहा गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आई आपको? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 2007 में भारत ने एक और समझौता किया भूटान से, जिसमें ये बात कही गई कि भाई भूटान जो है, भूटान अपने जो विदेशी मामले हैं, विदेशी मामलों में भी स्वतंत्र रहेगा और उसे भारत से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता उसे नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि भारत से परामर्श ले, वह स्वयं भी कुछ अपने विदेशी मामलों को देख सकता है, खास तौर से अपने आर्थिक मामलों को। भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी तो वैसे अभी भी भारत के पास ही है, परंतु ठीक है, भूटान विदेशी मामलों में, खास तौर से आर्थिक मामलों में अपने खुद जो है वो परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है भारत से, वो किसी से भी बातचीत कर सकता है। और दोनों देशों में ये बात हुई कि एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे, राष्ट्रीय महत्व पर एक साथ रहेंगे, ये बात इसमें कही गई कि राष्ट्रीय महत्व पर, राष्ट्रीय महत्व की जो भी बात होगी उस पर एक साथ रहेंगे। ठीक है ना? किसी भी देश को अपनी भूमि का प्रयोग दूसरे के विरुद्ध नहीं करने देंगे। एक दूसरे की भूमि का जो प्रयोग है वो किसी दूसरे देश को नहीं करने देंगे कि हम दोनों देशों की भूमि का कोई प्रयोग कर ले एक दूसरे के राष्ट्रीय हित को, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार की बातें 2007 में हुई। फिर इसके बाद 2014 में जब मोदी जी आए सत्ता में, तो मोदी जी ने अपनी जो प्रथम विदेशी यात्रा थी वो सबसे पहले उन्होंने कहाँ की? भूटान। और भूटान को इन्होंने आईटी सेक्टर में, यानी आईटी क्षेत्र में और डिजिटल क्षेत्र के लिए पूरा सहयोग देने की बात कही। इसमें मोदी जी ने ये बात कही। फिर 2017 में मुक्त व्यापार समझौता किया गया, भूटान से किया गया मुक्त व्यापार समझौता। कब किया गया? ये 2017 में। देखिए भूटान की जो लोकेशन है, भूटान एक पूरा लैंडलॉक कंट्री है, पूरा ये जो देश है स्थलबद्ध है, इसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। अब यदि इसे किसी दूसरे देश से व्यापार करना है तो इसे समुद्री क्षेत्र तक पहुंचना है, तो ये यहाँ से बंगाल होते हुए कोलकाता में आ सकता है और यहाँ से अपना व्यापार कर सकता है, या इधर पूर्वोत्तर में जाकर बर्मा होकर कर सकता है।
उधर चीन से थोड़ा दूर पड़ेगा उसे। तो भारत ने उसे ये स्वायत्ता दी कि भाई ये छूट दी उसे कि भाई हम आपसे मुक्त व्यापार समझौता करते हैं, आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई टैरिफ नहीं लेंगे किसी भी प्रकार का, आप आइए और यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। तो ये समझौता कब हुआ? 2017 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ। आराम से दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का आनंद न करते हुए आज भी साथ साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2020 में कोविड के समय भूटान की काफ़ी मदद की भारत ने। भूटान को हमने वैक्सीन दी, पूरी दुनिया में हमने कई देशों को वैक्सीन दी, तो भूटान भी उसमें प्रमुख था ही सही। भूटान को कई स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हमने उपकरण उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार भारत ने भूटान की काफ़ी सहायता की है। आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बहुत भूटान जो है एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दृष्टि से हम देखें, पर्यावरण की दृष्टि से या पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यहाँ का पर्यावरण बहुत ही साफ और स्वच्छ है और ये जाना जाता है पूरी दुनिया में कार्बन जीरो उत्सर्जन के लिए। मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन है, इतना अच्छा है भूटान, इतना उसका साफ सफाई है वहाँ पर, पर्यावरण इतना सुरक्षित और इतना स्वच्छ है कि अपने पर्यावरण के लिए वो जाना जाता है। और भूटान का जो महत्व है भारत के लिए वो है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं भारत ने वहाँ पे संचालित की हुई। अभी देखते हैं हम कौन कौन सी है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। भारत ने भूटान की जो परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजना में बहुत संभावना है। भूटान में जल विद्युत परियोजना में बहुत संभावना है, तो भारत ने इसमें काफ़ी सहयोग किया है। यहाँ की जो चूखा जल विद्युत परियोजना है, यहाँ चूखा जल विद्युत परियोजना जो है इसमें भारत ने सहयोग किया है। कुरुची या कुरीचू जल विद्युत परियोजना और ताला जल विद्युत परियोजना में भारत ने ही सहयोग किया है भूटान को। भूटान में जल विद्युत की बहुत संभावना है। विद्युत उत्पादन ज़्यादा होता है, भारत भी इससे सहायता लेता है, विद्युत लेता है। और भारत ने ही पूरा पैसा खर्च किया है, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट भारत का है वहाँ पर। इसके अलावा भारत जो अभी मांगदेचू परियोजना पे खर्चा कर रहा है, मांगदेचू। इसके अलावा पुनात सांगचू 1 और पुनात सांगचू 2 परियोजना, ये 2 परियोजना हैं। इनमें भी भारत जो है सहयोग भारत देगा किसको? भूटान को। भूटान का जो सबसे बड़ा भागीदार है, व्यापारिक भागीदार, कौन है? भारत। किसका? भूटान का व्यापारिक भागीदार, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत है। लगभग 80% व्यापार भूटान जो करता है वो किससे करता है? भारत से ही करता है। तो भारत ही मुख्यतः आधार है भूटान का। भूटान की सारी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती है। अभी भूटान के ही प्रतिनिधिमंडल एक आया, प्रतिनिधिमंडल आया भारत में। कब? अभी 2023 में। और राष्ट्रपति मुर्मू जी से ये मिला और कई क्षेत्रों में समझौते हुए, जैसे आईटी सेक्टर में तो है ही सही, युवा मामलों में, खेल मामले में, कृषि मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग मामलों में इनसे बातचीत हुई और इस मामले में और सहयोग की आशा देखी गई कि हमारी कौन कौन सी संभावना है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये स्थिति है। वर्तमान में भारत और भूटान के संबंध अच्छे हैं। अब देखिए, भूटान अपने विदेशी मामलों को बढ़ाना चाहता है तो वो कभी कभी चीन से भी कुछ सहयोग लेता है। भारत की यहाँ जो चिंता है वो ये है कि कहीं चीन इस क्षेत्र में आगे तक ना आ जाए और हमारी सुरक्षा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाए, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाए, कहीं सुरक्षा हितों को कोई दिक्कत न हो। तो भारत को भूटान के साथ और सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि वो चीन के प्रभाव में ना आए। तो ये अभी तक की स्थिति थी और भारत और भूटान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। ये कह सकते हैं कि पड़ोसी, सबसे अच्छा पड़ोसी देश जो हमारा है वो भूटान है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई तो जरूर कमेंट जरूर करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें समर्थन दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।